अजय शुक्ला जी, काफी महंगे फकीर को हम लोगों ने देखा है। 5 बार कपड़े बदलकर एक ही दिन में काशी में पूरे देश ने देखा है और जनता झूम रही है। और ज्यादा नहीं, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। हैदराबाद में एक रेप होता है। उस रेप कांड के बाद पुलिस कुछ लोगों को पकड़ कर ले जाके, कहा जाता है घटनास्थल पर ले जाके गोली मार देती है। पूरा देश, सिविल सोसाइटी का हिस्सा कहे जाने वाले लोग एक तरह से झूम रहे होते हैं उस पर कि त्वरित न्याय मिल गया। तुरंत इंस्टेंट जस्टिस की जो कल्पना की जाती है, उस इंस्टेंट जस्टिस उसको मिल गया जो विक्टिम थी, जिसकी रेप के बाद हत्या हुई थी। तो इस तरह का समाज एक ऐसा बना दिया गया है जिसमें व्यक्ति एक अवतार को ढूंढता है, और अवतार कहीं ना कहीं वो राजा में लोगों को दिखाई देता है कि एक आदमी राजा है, एक आदमी जैसा सिंघम स्टाइल का कार्तिकेय जी जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इससे आम जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं, वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो नागरिक स्वतंत्रता की बात है, जो आर्टिकल 19 जो कहता है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक, स्वतंत्रता का अधिकार से लेकर जीवन का अधिकार तक, जो सारी चीजें संविधान में है, क्या आपको लगता है कि इससे वो मोटो कहीं फुलफिल हो रहा है? या चीन की तरह, चीन में डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, लेकिन यहां भी डेमोक्रेटिक सेटअप होने के बावजूद चीन की तरह इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है? पहले तो मैं आपकी इस संज्ञा से सहमत नहीं हूं कि चीन की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं चीन की सरकार और वहां की व्यवस्थाएं यहां से बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है और अच्छी, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहूंगा कि यदि आप आर्टिकल 19 से 21 तक की बात करते हैं तो बकाया कहाँ है? क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में आज की डेट में? न व्यक्ति की स्वतंत्रता है, न भ्रमण की स्वतंत्रता है, न आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बहुत सारी चीजें। तो आपके अधिकार जिनका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, वो तो पहले ही असुरक्षित हो सकते हैं। आप देखिए ना, मथुरा की जेल में आज भी बंद है वो लोग। तमाम सारी जगह जब उन सब लोगों के केसेस की सुनवाई होती है और उस पर वो होता है, तो कोर्ट ही बगैर कुछ ज्यादा सुने और कह देता अब इसकी सुनवाई अगली जनवरी में हो। तो सब ये स्थिति होती है। तो जान चुके हैं कि किसी लेकिन आर्टिकल का अजय शुक्ला जी, सुप्रीम कोर्ट का सवाल आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में आपके हिसाब से उस ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन हमने तो देखा है कि अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से मैं वही त्वरित वही निर्णय लिया, वही गिरफ्तारी वही ना हो वही पाए। मैं आ रहा था। कैसे हम सवाल मैं उठा आगे सकते हैं? मैं आगे वही वही आ रहा था। और दूसरी तरफ जहां सत्ता पोषित लोग हैं, उनके मामले में रात को अदालतें खुल जाती हैं, सर्वोच्च अदालतें खुल जाती हैं और आदेश सुना दिए जाते हैं। तो साहब, ये है भारत का लोकतंत्र और भारत की डेमोक्रेसी और भारत के मानव अधिकार और नागरिक अधिकार। स्थितियां ये हैं हमारे। यदि इंस्टेंट न्याय को अच्छा माना जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हत्या कर दीजिए। वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इंस्टेंट न्याय कीजिए। जी। तो आप वो तो कर नहीं रहे हैं, आप तो हत्या कर रहे हैं ना। हत्या, यदि आप मान लीजिए जिसे अभियुक्त मानते हैं वो अभियुक्त थे, आपने यदि एफआईआर में नाम लिखा है तो वो अभियुक्त है, वो दोषी नहीं है। दोषी का फैसला एक न्याय प्रणाली के तहत होगा, और जब वो होगा उसका एग्जामिनेशन होगा, उसको मौका मिलेगा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होगा, तब होगा। और उसे कितनी जल्दी करते हैं ये एक आपकी अच्छी बात होती है, लेकिन आप ये नहीं करते। आप तो मालिक हैं, आप तो किसी को भी मार सकते हैं, मरवा सकते हैं। इनकाउंटर करवाने का और वो करने का, आपको फर्जी इनकाउंटर कराने का बहुत पुराना अनुभव है। तो इन सारे अनुभवों के कारण आप तो भगवान हैं, आपको महाराज छोटा कहा जा रहा है। बेसिकली आप देखिए ना, जो विज्ञापन छपे उसमें काशी विश्वनाथ को, उस विज्ञापन में आप छोटा सा कहीं देख लीजिए कोने में, बड़ा सा कौन था? तो साहब, भगवान तो उन्होंने बनाए हैं, भगवान को घर वो दे रहे हैं, तो भगवान से बड़े हैं वो।
और हमें ये बात अब जी स्वीकार कर लेनी चाहिए। हम चूंकि लोकतांत्रिक उस पर विश्वास करते रहे, क्योंकि हमने लोकतंत्र जिया है, हमने प्रधानमंत्री रहती इंदिरा गांधी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री को जवाब दिया है, हमने उनकी तमाम सारी वीरतापूर्ण और तमाम सारे कार्यों को नजरअंदाज करके उनको इग्नोर किया है जी और उनके खिलाफ खुल के बोले हैं। जेल भी गए हैं तो जेल में भी हमने मानवाधिकारों की बात की है और उसको हक लिया है, मांगा है और जी लिया है, दोनों चीजें। जी आपने इंदिरा लेकिन गांधी का जिक्र किया है। आज स्थितियां बिल्कुल इतर है, उलट है। आज स्थितियां वो नहीं है। आज आप जवान खोलेंगे तो जवान काट ली जाएगी। जिस शीशे से आप आईना दिखाने की कोशिश करेंगे वो आईना तोड़ दिया जाएगा। तो साहब ये सत्य है आज का। जी अजय शुक्ला जी, इस परिस्थिति में जहां सब कुछ एक व्यक्ति में केंद्रित होता जा रहा है, चाहे केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर, इस देश की अधिकतर राज्य सरकारें, इक्का दुक्का कोई भी हो, चाहे आप बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी और राज्य की बात करें, अगर कोई नवीन पटनायक की बात करें या जगन मोहन रेड्डी की बात करें, सत्ता में कहीं ना कहीं विधायिका का जो लेजिस्लेचर है या जो पार्लियामेंट है उनकी अहमियत घटती जा रही है। ग्राम पंचायत के लेवल पर तो देखें तो जो प्रधान होते हैं या कहीं मुखिया कहते हैं, सरपंच कहते हैं, उनकी भी एक कैबिनेट होती है जिसमें वार्ड मेंबर होते हैं, बाकी तमाम तरह के लोग होते हैं। जिला पंचायत में भी उनके मेंबर होते हैं जो स्कॉर्पियो पर खरीदे जाते हैं, स्कॉर्पियो बांट के जिला पंचायत का चेयरमैन बनने के लिए खरीदे जाते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं कि हर जगह जहां भी आप देखें व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है समाज। तो क्या इस व्यक्ति केंद्रित होते समाज के लिए आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी इस देश में, जैसे कभी रेनेसा आया था यूरोप में, उस प्रकार से कोई जरूरत पड़ेगी? देखिए, मैं यही बात बार बार कहता हूं और याद करिए तमाम सारी आप लोगों की डिबेट पे भी मैं कहता रहा हूं कि हमारा संविधान प्रधानमंत्री नहीं चुनता है, हमारा संविधान जो है मुख्यमंत्री नहीं चुनता है। जी। हम जो है विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, और वो सांसद मिल करके एक अपना नेता चुनते हैं जो नेता सदन होता है, जो प्रधानमंत्री कहलाता है लोकसभा का। और इसी तरीके से विधानसभा में विधानसभा के सदस्य अपना एक नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है। तो ये व्यवस्था है हमारे यहाँ संविधान में, या उसमें कहीं कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं। इसी तरीके से आप देखिए जिला पंचायत के लिए हम जिला पंचायत का सदस्य चुनते हैं, ब्लॉक में हम ब्लॉक पंचायत सदस्य चुनते हैं, इसी तरह हम ग्राम प्रधान और वो ग्राम सभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ व्यवस्था पूरी है। संविधान में या जो व्यवस्था बनाने वालों ने बड़े सच्चे हृदय से बनाई। खेल हमने किया है। हम क्या पूछते हैं, अरे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? भाई गलती तो हम कर रहे हैं, हम दोष किसी नेता को क्या दे रहे हैं? वो राजनीतिक दल तो मजबूर हो जा रहे हैं इस बात के लिए, तो मजबूर तो हम कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है। तो साहब हम क्यों ये कह रहे हैं, हमने जो सदस्य चुने हैं, यदि हमने उन्हें काबिल चुना है तो हो सकता है हमारा सदस्य हो जाए, हो सकता है जिसे आपने वोट दिया हो वो हो जाए, हो सकता है जिसे कार्तिक ने दिया हो वो हो जाए। और जब वो आकर के खड़ा होगा एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद में उसमें काबिलियत के मुताबिक वो बन जाएगा। अजय सर, मैं एक बात जोड़ दूं इसमें जरा आपकी, उस पर भी आप टिप्पणी करें मैं चाहूंगा। ये इसमें एक बहुत बड़ी गलती मुझे लगता है हम जिसको भूल जाते हैं, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 90 के दशक में बदला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि देखिए अगर आप विप के खिलाफ वोट करते हैं अपनी पार्टी के तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उस संशोधन के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अपनी एक इंडिपेंडेंस थी, इसमें बहुत कमी आई है, क्योंकि उसको पार्टी लाइन को टो करना ही पड़ता है। तो ये मेरा मानना है। अजय सर वरिष्ठ है तो मैं चाहूंगा वो इस पर भी कमेंट जरूर करें। कार्तिकेय भाई, इस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये विप कल्चर जो है या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है डेमोक्रेसी का जहर है।
मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट ना पड़े इसको लेकर के कि सांसदों की आवाज को कुंद किया जा रहा है, जबरन उनके गर्दन पे बंदूक डाल के काम कराया जा रहा है। अजय शुक्ला जी, सॉल्यूशन क्या है मौजूदा व्यवस्था में? मैं चाहूंगा अजय सर इस बार इस पे कुछ जरा बोले। मैं चाहूंगा अजय सर इस पर भी टिप्पणी करें। मैं वही चीज कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज है कि जब हम ये, चलिए पहले मैं कार्तिक की बात का जवाब दे देता हूं कि जो ये एक्ट है ये इसलिए लाया गया था, ये लॉ, क्योंकि इसके जरिए जो एक अराजकता फैल रही थी, चीजें हो रही थी उनको, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर बोलने से मनाही है। आप एक चीज समझिए, उसमें कहीं पर भी नहीं कहता है कि ना अजय जी कीर्ति आजाद बोले थे उनका टिकट काट दिया गया, वो कहीं नहीं है। वो पार्टी लेवल पे हो रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूं, संसदीय प्रणाली के अलग है वो। आपको उसमें पूरी तरीके से बोलने, विचार रखने और सवाल उठाने का अधिकार है। अब जब चर्चा हो जाएगी गुरदोष पे, उसके बाद में उस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। चलिए हम पार्टी के साथ में हैं, हम वोट दे देंगे, लेकिन हम अपनी बात रखने के तो अधिकारी हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक बात नहीं रख रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। समस्या यहां है कार्तिक, क्योंकि देखिए हम बार बार चुनाव नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि 5 साल में, हर साल में चुनाव हो जाए या 2 साल में हो जाए। इतना बड़ा भारी खर्च आता है और उसका बोझ हम पे, आप पे पड़ता है, कर्ज बढ़ रहा है ऐसी। लेकिन एक फैक्ट अजय शुक्ला जी, एक छोटी सी घटना है इससे जुड़ी हुई। एक बार यूपीएससी के चेयरमैन और जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हुए, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों ने नेहरू को कहा कि आप चेयरमैन को बुला लीजिए, लेकिन नेहरू ने यही कहा कि नहीं, वो संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं, वो सरकार के अधीन नहीं है, सरकार के मुलाजिम नहीं है। उनके घर खुद यूपीएससी चेयरमैन का जो बंगला होता है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू स्वयं मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। वो आज की तरह सिक्योरिटी का पंगा भी नहीं था, और वो पैदल पहुंच गए थे उनके घर की, जो डिफरेंसेज है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये नेहरू का यूपीएससी चेयरमैन के प्रति नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान था। और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया शुरुआत में, जो फाउंडिंग फादर्स थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, ताकि आने वाला जनरेशन इस ढंग से बिहेव करे। आज यही चीज नहीं हो रही, और यही बड़ा सवाल है कि लोग राजा की तरह खुद को फील कर रहे हैं, और इसी के सॉल्यूशन की बात की जा रही है। अभिषेक, इस पे एक और मैं घटना बताता हूं। चेलापति राव नेशनल हेराल्ड के एडिटर थे, और सबको पता है पंडित नेहरू के स्थापित किए हुए 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज जी। पंडित नेहरू एक सभा लखनऊ आए, उस समय इतना व्यवस्थाएं नहीं होती थी लखनऊ में, वो जनरल प्लेन से ही चलते थे। उससे आए और वहां से उतर के कार से गए, सभा उन्होंने करी रायबरेली के आगे, प्रतापगढ़ और रायबरेली के आसपास कहीं पे। वहां पर उन्होंने देखा तमाम अखबारों के करस्पॉन्डेंट थे, उन्हें नहीं कहीं दिखाई दिया कि नेशनल हेराल्ड का कोई पत्रकार वहां था। तो नेहरू जी जब वहां से लौटे और लखनऊ आए, तो उन्होंने अपनी गाड़ी, उसको बोला ड्राइवर को कि नेशनल हेराल्ड लेते चलो। दफ्तर पहुंचे तो चेलापति राव संपादक होते थे, तो वो पहुंचे संपादक के कक्ष में, पूछा चपरासी से, उसने कहा कि नहीं, अभी संपादक जी तो आते हैं शाम को 4 बजे के बाद। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो आएंगे तो बता देना कि पंडित जी आए थे। और उन्होंने एक कहा कागज दे दो, उन्होंने कागज दिया, उन्होंने उस पर पूरी सभा की खबर लिख दी, और खबर लिख के पंडित जी चले गए। उनका फ्लाइट थी, उन्होंने पकड़ी और दिल्ली चले गए। चेलापति राव जब आए वापस लौट के, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये किसने लिखा? तो उन्होंने कहा वो पंडित जी आए थे और ये लिख गए। उन्होंने कहा, तो उन्होंने उसे देखा और देखने के बाद फाड़ के फेंक दिया, कहा जब हमारे रिपोर्टर की आएगी खबर तब लगेगी, प्रधानमंत्री की सभा की खबर जी। और उसके बाद में मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद में पंडित जी दिल्ली पहुंच गए, खबर नहीं अगले दिन छपी, पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। चेलापति राव ने उन्हें फोन किया, तब टंकाल मिला के बात होती थी।
उन्होंने वो कहा, और उन्हें कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप रिपोर्टर नहीं हैं। ये काम मेरे रिपोर्टर का था। आपको खबर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे माफी मांगी और कहा भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और चेलापति राव उसके बावजूद नौकरी पे रहे। आज क्या किसी मीडिया संस्थान में नौकरी करने वाले संपादक की ये औकात है? नौकरी में रह जाएगा? नौकरी छोड़िए, वो छोड़िए, मालिक की तो छोड़िए, तमाम सारे मूर्ख टाइप के मंत्रियों और उनके लिए कह देने पे नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो आप हैसियत समझ लीजिए ये हो गई है।